हाँ, तो आज अपना कैप्सूल नंबर 4 है, बहुत ही शानदार है ये भी। इसकी स्टोरी सुन के भी आप में एकदम क्या नींद उड़ जाएगी, जोश आ जाएगा। अभी मॉर्निंग आप जल्दी उठे हो ना, तो ये जोश बिल्कुल और ज़्यादा दुगना होने वाला है। और ये इस क्लास को कभी मिस मत करना। हिंदी में अगर 80 में 75 प्लस मार्क्स चाहिए तो इसको मिस बिल्कुल मत करना। बहुत शानदार आपके मार्क्स आने वाले हैं, फिर इंग्लिश का नंबर भी लगने वाला है। आज अपन क्या करने वाले हैं, वही वापस आपके आरोह भाग सेकंड का गद्य खंड उठाया है। उसका चैप्टर पहलवान की ढोलक, जो फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई है। यह भी बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। वही वाली सेम स्टोरी, इसको मैंने और थोड़ा छोटा किया है। पहले अपन पार्ट की स्टोरी जानेंगे, मतलब पूरा पार्ट का सार जानेंगे। उसके बाद में सिर्फ गद्यांश मैंने एक ही लिया आज, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आंसर आने की चांस ज़्यादा है। इससे क्या है, क्वेश्चन आंसर ही ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन आंसर ही आएंगे। फिर भी एक गद्यांश अपन लेके चलेंगे जिसके 100% आने के चांस आएगा तो वो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है ना, बस विश्वास रखना बहुत बड़ी चीज़ है। फिर आपको टाइम रह जाए तो फिर आप चाहें तो भले आप वो भी कर लेना, क्योंकि पूरा चैप्टर भी अपन ने कंप्लीट करा रखा है। पहले अपन पार्ट का सार देख लेते हैं। देखो, पहलवान की ढोलक, ये अपने चैप्टर का नाम है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। कहानी में बताया गया है कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना, लोक कला तथा कलाकार आजकल अप्रासंगिक हो जाते हैं। मतलब कलाकार अब आजकल थोड़े भूल से गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। राजा साहब के स्थान पर राजकुमार का आना, पुरानी जमीनी व्यवस्था के स्थान पर सभ्यता के नाम पर नई व्यवस्था की स्थापना का द्योतक है। सही बात है, राजा महाराजा थे, जैसे अपने दादाजी को देख लो, फिर अपने पापा जी, फिर अपन, तो अपन में भी बहुत फर्क पड़ गया। अपने दादाजी फिर भी पुराने दिमाग के हैं, वैसे वो वाली सिस्टम है। तो मतलब कि जो पुराने राजा हैं, राजा फिर भी थोड़ी बहुत ज़मीनी हकीकत से या फिर हमारे कल्चर से रूबरू हैं, लेकिन उनके बाद में उनके जो बेटा आया, मतलब वो राजा जो बने, तो इसका मतलब ये हो गया कि पुरानी ज़मीनी व्यवस्था को चेंज करके नई ज़मीनी व्यवस्था का आ जाना। ठीक है, उसका द्योतक है। जाड़े के दिन थे, अब कहानी शुरू हो रही है, ध्यान से समझना। जाड़े के दिन का मतलब है सर्दी के दिन थे, कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। जाड़े के दिन थे, अमावस्या की ठंडी काली रात थी, गांव में मलेरिया और हैजा की महामारी, ये कोई एक गांव की कहानी है, बहुत शानदार। हैजा और मलेरिया की बहुत महामारी फैली हुई थी। गांव की झोंपड़ियों से कभी कभी करहाने की और कैके करने की आवाज़ें आती थी। ये आती थी कि हरे राम हे भगवान। जब कोई इंसान दुखी होता है तो ऐसी आवाज़ें निकालता है, हे भगवान हरे राम। मतलब मलेरिया, हैजा, ऐसी भयंकर बीमारियाँ हो रखी थी। गरीबी, मतलब दवाइयाँ पहले थी नहीं, तो गरीब झोंपड़ियाँ थी, मकान थे नहीं, तो हरे राम हे भगवान की पुकार सुनाई देती थी। बच्चे भी दुर्बल कंठ, मतलब दबे दबे कंठ से माँ माँ कहकर रो पड़ते थे। इस भयानक रात की निर्तब्धता को पहलवान लुट्टन सिंह, अब इनमें सब में अब देखना, लुट्टन सिंह की एंट्री होती है, जो एक पहलवान है ना, और बहुत हट्टा कट्टा पहलवान आदमी है, ढोलक बजाता है। फिर भी बेचारे उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख आएगा। उसके 2 बेटे हैं, उसके 2 बेटे भी बीमारी के कारण मर जाते हैं, डॉक्टर होते नहीं हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हारता है, और दोनों बेटों का दुख भी अपने ऊपर नहीं लेता है, झेल लेता है, अपने ऊपर झेल लेता है, दुखी नहीं होता है, टूटता नहीं है, ढोलक यूं ही बजाता रहता है, ताकि जो गरीब लोग हैं वो मेरी ढोलक सुन के थोड़ा हौसला अफजाई करते रहें, उन्हें ऐसा लगे कि हाँ कोई है, अभी तो हम हैं, अभी तो हम जिंदा है, कुछ कर सकते हैं, थोड़ी हिम्मत रहे। ठीक है, तो बड़ी शानदार चीज़ है। कभी भी वो हारा नहीं है। लुट्टन सिंह नाम है उसका, लुट्टन सिंह पहलवान था, कुश्ती में किसी से भी नहीं हारा, बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दी, कभी हारा नहीं। इसीलिए कह के भी जाएगा कि जिस दिन मैं मरूं, तो अपने शिष्यों से कहता है जो पहलवानी करने आते हैं उनको ये कहता है कि मैं जिस दिन मरूं उस दिन मेरे को चित्त, मतलब कि ऐसा मत सुलाना, मुझे पेट के बल सुलाना, उल्टा सुलाना, क्योंकि ऐसा कौन होता है, कुश्ती में ऐसा होने का मतलब है चित्त हो गया, और जो चित्त हो जाता है वो हार जाता है। इसलिए मुझे ऐसे सीधा मत सुलाना, मर भी जाऊं तो चिता के ऊपर मुझे उल्टा, मतलब पेट के बल सुलाना, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ। तो ये बहुत गजब की कहानी है, ध्यान से सुनना। तो लुट्टन सिंह की एंट्री होती है। लुट्टन की ढोलक की आवाज़ ललकारती रहती है, किनको, उस गांव के ऐसे लोग जो अपने, मतलब हे राम हे भगवान ऐसी पुकार में बीमार पड़े, उनमें लुट्टन सिंह ढोलक बजाता है, तो उसकी ढोलक की आवाज़ ललकारती रहती है। सायंकाल से प्रातःकाल, शाम से सुबह तक पहलवान की ढोलक एक ही गति में, एक ही स्पीड से बजती रहती है। चट धा गिड़धा ऐसी आवाज़ आती, चट धा गिड़धा, चट धा गिड़धा, यानी आजा भिड़,
इसमें मतलब आप चट धा गिरधा का मतलब समझो। पहलवान कहता है कि ये चट धा गिरधा का मतलब है आजा भिड़, आजा भिड़। पहलवान लैंग्वेज वैसी रहेगी तो साउंड आता है आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, चट धा गिरधा, आजा भिड़ जा, चट धा गिरधा। समझ पा रहे हो? तो चट धा गिरधा मतलब है आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। फिर बीच बीच में चटक चट धा, चटक चट धा, इसका मतलब क्या हो गया? चटक चट धा। चटक चट धा का मतलब है उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। मतलब ये पहलवान की भाषा है। वो कहता है कि जो ढोल बजता है ना, ये आप ऐसा मत समझ, साउंड की फीलिंग समझो, फीलिंग। वो ये है कि चट धा गिरधा का मतलब है आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। और चटाक चट धा का मतलब क्या है? उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। ठीक है, तो ये आवाज मृत्यु से भयभीत गांव वालों को जीने की और कष्टों को भुलाने की शक्ति देती थी। ये जितने भी ये जो ढोलक की आवाज थी, ये वहां के लोगों को थोड़ी हिम्मत देती थी। ठीक है, फिर 9 वर्ष की अवस्था में पहलवान अनाथ हो गया। पहलवान के जिंदगी भर दुख ही दुख है। ये जो पहलवान अब खुद की स्टोरी बताता थोड़ी, ये तो उसका काम था ढोल बजाना। अब थोड़ी अपन पहलवान की बात कर लेते हैं कि पहलवान 9 वर्ष की आयु में अनाथ हो गया, मतलब इसके माता पिता से बिछड़ गया, माता पिता नहीं रहे इसके। ठीक है, फिर शादी हो चुकी थी, विधवा सास, अब सास भी विधवा। ठीक है, विधवा सास ने उसे पाला पोसा, ससुर भी नहीं रहे इसके शादी होने से, फिर वो विधवा सास ने इसको पाला पोसा। बचपन में वह गायें चराता था। ठीक है, दरोशन दूध पीता था। दरोशन दूध का मतलब है दूध पीता खूब, इसलिए हट्टा कट्टा हो गया। दरोशन दूध पीता और कसरत करता, इससे उसका सीना में बाएं सुडौल और मांसल हो गई, थोड़े शरीर पर मांस मांस फैल के एकदम मजबूत आदमी बन गया। जवान होते ही वह गांव का अच्छा पहलवान माना जाने लगा और वह कुश्ती भी लड़ता था। ठीक है ना, इसलिए ये थोड़ी इसकी कहानी है। आगे देखते हैं श्यामनगर में क्या हुआ। श्यामनगर, ध्यान से सुनना कि श्यामनगर के अंदर क्या हुआ कि श्यामनगर में दंगल हुआ। एक दंगल होता है कुश्ती, तो श्यामनगर में दंगल में, श्यामनगर के दंगल में पंजाब के मशहूर पहलवान आया था चांद सिंह। ठीक है, चांद सिंह आया और 3 दिन में ही उसने अपनी उम्र और जोड़ी के सभी पंजाबी पठान पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे का खिताब जीत लिया था। ठीक है, देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने के विचार से भी घबराते थे कि अरे भाई इससे कौन लड़ेगा, ये तो बहुत कौन, पंजाब का जो शेर पहलवान था। और जो जीतता है उसको एक खिताब दिया जाता था शेर के बच्चे, वो भी उसको दे दिया, वो जीत गया था। ठीक है, लेकिन लुट्टन सिंह ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। लुट्टन सिंह ने बिना सोचे समझे उस शेर के बच्चे का खिताब जीतने वाले को चुनौती दे दी कि चल आप मेरे से भिड़, तो अगर ताकतवर है तो आजा मेरे से भिड़, पहलवान है तो। और चुनौती दे दी, तो वो क्या है कि चांद सिंह कभी हारा ही नहीं, उसके मन में घमंड कुछ और ही है। तो चुनौती पाकर चांद सिंह मुस्कुराकर लुट्टन सिंह पर टूट पड़ा कि तेरे तो आजा इधर। ठीक है, दर्शक चिल्लाने लगे पागल है पागल, मर जाएगा, मरा मरा रे, वो मरा वो मरा। मतलब लुट्टन सिंह के लिए कहना है कि वो मरा रहा है, पागल जा चांद सिंह जाके भिड़ गया, मर जाएगा। ठीक है, वो मरा वो मरा। पर लुट्टन सफाई से आक्रमण को संभाल कर उठ खड़ा हुआ, नहीं मुश्किल में नहीं पड़ा। पैंथरा दिखाने लगा कि पैंथरा मतलब ये पैंथरा होता है ऐसा है ना, तो पैंथरा दिखाने लगा। राजा साहब जो कुश्ती कराने वाले थे, राजा साहब ने कुश्ती बंद करवा दी, बंद करो कुश्ती, लुट्टन सिंह नहीं चलेंगे यहाँ पर। उस लुट्टन सिंह को बोले इधर आ रहे उधर। तो राजा साहब ने लुट्टन सिंह को बुलाया और बुलाकर उसकी हिम्मत की प्रशंसा की, वाकई बोले तेरे में हिम्मत है, पकड़ 10 का नोट, निकल यहाँ से। ठीक है ना, कुश्ती उश्ती लड़ते बेटा, ये पहलवान है। 10 रुपए देकर उसे मेला देखने तथा घर जाने को बोल दिया। गरीब आदमी था तो गरीब को हर कोई बोल सकता है, लेकिन वो हिम्मती आदमी था। उसने कहा, परंतु लुट्टन ने कहा नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म है, हुक्म हो सरकार, मैं लड़ूंगा, मैं, आप हुक्म दो, हुक्म हो सरकार। तो मैनेजर साहब ने भी उसे समझाया कि भाई समझा कर, मैनेजर का मतलब है जो गेम कराने वाला था, कुश्ती कराने वाला, उसने भी कहा कि देख चांद सिंह बहुत बड़ा पहलवान है, इसके सभी साथियों को बुरी तरीके से हराया, तो ये काम मत कर। उसने कहा कि नहीं नहीं। लुट्टन अपनी बात पे दृढ़ रहा, पक्का रहा, हट्टी रहा और विवश होकर फिर राजा साहब ने कहा चलो यार लड़ने दो उसको, लड़ने की आज्ञा दे दी। कुश्ती शुरू हुई। चांद सिंह ने लुट्टन सिंह को कसकर दबा लिया, वह उसने चित करने की कोशिश कर रहा था। बादल सिंह अपने शिष्य चांद सिंह को उत्साहित, बादल सिंह इस चांद सिंह का गुरु, वो उत्साहित करता है ना, यस यस वो वाले, तो उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटी जा रही थी, उसे पींच लिया ऐसा, तो पींचना जानते हो ना, दबा लिया। ठीक है, तो राजमत और बहुमत चांद सिंह के पक्ष में था।
ठीक है। राजमत का मतलब क्या, राजा, राजा भी उसके पक्ष में था चांद सिंह के। और बहुमत का मतलब है जनता, बहुत सारी जनता, क्योंकि चांद सिंह फेवरेट था इसलिए। तो राजा का मत और बहुमत, जनता का मत भी चांद सिंह के पक्ष में था, लुट्टन सिंह के पक्ष में नहीं था। लुट्टन जो है, लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, उसकी तार, क्योंकि ढोल की आवाज उसके वो शिष्य बजा रहे थे, और ढोल की आवाज में ढोल की आवाज नहीं सुनता था। अभी मैंने कहा था ना कि आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, उठा के पटक दे, उठा के, वो वाली आवाज सुनता था वो, ठीक है। उसकी ताल पर वह अपने दांव पे चला रहा था। अचानक ढोल से आवाज आई, धाक धिनाक तिरकट तीना, धाक धिना तिरकट तीना, मतलब ढोल कह रहा था दांव काटो, दांव काटो, बाहर हो दांव काटो, बाहर हो जा, बाहर हो जा, दांव काटो, ठीक है। तो लोगों ने आश्चर्य से देखा कि लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला, मतलब उस दबा लिया था, उसमें कैसे न कैसे करके दांव काट के बाहर निकला और चांद सिंह की गर्दन पकड़ ली। इसी प्रकार ढोल की आवाज से प्रेरणा पाकर लुट्टन ने चांद सिंह को चित्त कर दिया, ठीक है ना, इतने बड़े पहलवान को। और मां दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्यामानंद की जय जय जयकार होने लगी कि आज हमारे लुट्टन सिंह ने इतने बड़े पहलवान, जिसका नाम लेते ही सामने वाला हार जाता है, लड़ता ही नहीं है, उसको पछाड़ दिया, ठीक है। तो ये फिर जय जयकार बोली। लुट्टन ने दौड़कर पहले ढोलों को प्रणाम किया, अपने ढोल की उसी आवाज से ही वही हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन वहीं से मिला था। फिर दौड़ा और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने गदगद होकर उसे छाती से लगाकर कहा, जीते रहो बहादुर, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत किया और सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया कि चलो आज से मेरे दरबार में रहोगे, पूरा खर्चा वर्चा सब मैं दूंगा, पौष्टिक भोजन दूंगा, व्यायाम। और राजा साहब का स्नेह पाकर लुट्टन ने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को हरा दिया, क्योंकि गरीब था, पौष्टिक खाना नहीं मिलता था जो। तो अब राजा साहब के, वो तो क्या कि बचपन का दूध पिया हुआ था इसलिए थोड़ी हिम्मत थी, अब राजा साहब के जो हैं वहां पर जाए तो अच्छा पौष्टिक भोजन मिला, ठीक है, और व्यायाम और राजा साहब का स्नेह पाकर लुट्टन ने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को हरा दिया। अपराजय माने जाने वाले काला खां को भी उसने, मतलब अपराजय का मतलब कभी नहीं हारने वाला बंदा था काला खां, उसको भी परास्त कर दिया। तब से मैं राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा, मतलब अब वो राजा के दरबार में बस हमेशा वही रहेंगे। इसलिए ये क्वेश्चन भी है कि जो ये लुट्टन सिंह है वो राज दरबार का दर्शनीय जीव क्यों रहा, ध्यान से समझना, क्या बताए क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी से लिखना है, क्योंकि एक्चुअली लुट्टन सिंह एक बहुत बड़ा पहलवान था। और लुट्टन सिंह जब ये कुश्ती जीतता है चांद सिंह से, तो राजा जो हैं वो अपने दरबार में ले जाते हैं, उसको पौष्टिक भोजन वगैरह देते हैं, व्यवस्था करते हैं, और फिर वो काला खान नाम जैसे बड़े बड़े पहलवानों को हराता रहता है, एक से एक करके सभी पहलवान हरा देता है, और राजा का दरबार में ही रहता है। इसलिए राज दरबार का एक दर्शनीय जीव की तरह कि बस दर्शन करो चले जाओ, बस ये तो राजा के दरबार में रहने वाला व्यक्ति है, इसलिए राजा के दरबार का दर्शनीय जीव उसको कहते हैं। उसकी जोड़ का कोई पहलवान था ही नहीं, वे अपने देह का प्रदर्शन करता और दहाड़ता, शरीर दिखाता और दहाड़ता। राजा साहब उसे देखकर मुस्कुराते, मेलू में जाता तो आंखों पर रंगीन चश्मा लगाकर हाथों में खिलौने नचाता तथा मुंह से पीतल की सीटी बजाता, ठीक है, वापस लौटता। शरीर में बल बढ़ने के साथ उसकी बुद्धि घटकर बच्चों की बुद्धि जैसी हो गई। अब शरीर की बल तो बढ़ा उसका, लेकिन बुद्धि कम हो गई, बचपना आ गया, एक बच्चों की जैसे ये सीटियां बजाना, ऐसे ऐसा करता था वो, ठीक है। तो वो तो ये तो होता ही है, जो ज़्यादा मोटा ताजा हटाकटा होता है ना, बहुत ज़्यादा ही, लाइक अपना इंडियन खली, वो थोड़े बुद्धि में ऐसे ठीक ठाक भोले भाले से हो जाते हैं, ठीक है। तो बुद्धि बच्चों जैसी हो गई। पहलवान के 2 बेटे थे जो उसी तरह गठीले और तगड़े थे, उनके पोषण का खर्च राज परिवार उठाता था। वृद्ध राजा का स्वर्गवास होने पर विलायत से लौटे राजकुमार ने शासन अपने हाथ में ले लिया और पहलवान के भोजन पर होने वाले भारी व्यय को देखकर राजकुमार ने पहलवान को राज दरबार से हटा दिया था। ये स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी, यहाँ हटाया ना, तब बेचारा वो गांव में ढोलक बजाता था, झोंपड़ियों में रहता, तो फिर ना तो खुद खाना खा पाया क्योंकि आदत पड़ गई पौष्टिक खाना खाने की, अब ना अपने दोनों बेटों खिला पाएगा, फिर वो हैजा, टाइफाइड, ये मलेरिया वलेरिया आ जाता है, तो फिर इसके दोनों बेटे मर जाते हैं, फिर खुद मर जाएगा। ये कहानी थी शानदार, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। फिर पहलवान इसको यहाँ से निकाल दिया, तो पहलवान अपने बेटों के साथ अपने गाँव में लौट आया, फिर वो गाँव में आ गया, फिर वहाँ ढोलक बजाकर
गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखा, चरवाहा मतलब जो होते हैं ना गायों भैंस चराने, उनको कुश्ती सिखाता। अब क्या करे, राजा के दरबार से तो राजा के बेटे ने निकाल दिया उसको, जब तक राजा था तब तो ठीक था, उसने निकाल दिया। पहलवान के दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ लाते उसी से गुजर होती थी। अचानक गांव में अनावृष्टि, फिर अन्न का अभाव और मलेरिया और हैजा की महामारी का प्रकोप हो गया। लोग मरने लगे, चारों तरफ रोना पीटना और हाहाकार फैला। रात की भीषणता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकारती थी। शाम से सुबह तक बजने वाली उसकी ढोलक गांव के अधमरे, दवा और उपचार न मिलने से तड़पते लोगों में संजीवनी शक्ति भरती थी। ठीक है, मतलब वही है वो अपन पहले जो पढ़ी थी कि ये इसने भीषण अकाल पड़ गया, बस उसकी पहलवान की ढोलक जब बजती, गाँव आ गया ना ढोलक बजाता, तो लोगों में थोड़ी हिम्मत आती। मृत्यु का आभास होने पर पहलवान के दोनों बीमार बेटों ने उससे कहा, बाबा, अपने पिताजी को बाबा कहते हैं, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। ठीक है, वह सारी रात ढोलक पीटता रहा अपने बेटों के लिए। उसे पता था कि बेटे अब रहेंगे नहीं, बेटे बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो बेटों को मृत्यु का आभास हो गया। तो अपने पिता से कहता है कि आप वो बजाओ जिसमें साउंड निकलेगी, उठा के पटक दो वाला ताल बजाओ। तो पूरी रात जो है वो अपने बेटों के लिए जो है क्या ये रहा, दोनों बीमार बेटों ने कहा कि उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, तो सारी रात ढोलक पीटता रहा। सवेरा होने पर देखा तो उसके दोनों बेटे पेट के बल जमीन पर मृत पड़े थे। पेट के बल, वो भी चित्त तो होंगे नहीं क्योंकि वो भी पहलवान के बेटे हैं। तो पहलवान ने दोनों को कंधों पर लादा और नदी में बहा दिया, दोनों बेटों को। हिम्मत देखो इसकी। ठीक है, 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो लोगों ने कहा ये क्या हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि या तो पहलवान मर गया या फिर पहलवान के बेटे मर गए। हुआ तो क्या हुआ, ढोलक डेली बजता था, आज कैसे नहीं बजा। ठीक है, उसके कुछ शिष्यों ने जाकर देखा तो पहलवान की लाश भी चित पड़ी थी। पहलवान खुद की भी लाश कुछ दिनों बाद में चित पड़ी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो अपन ने पढ़ी, मतलब ये हैं। इसके बाद में अपन ने ये वाली बात देखो पढ़ी ना, ये देखो कि यहाँ से तो खैर अपने स्टोरी पढ़ ली पूरी। इसके बीच में जो अपन ने वो लिया था, तो ये सब बातें हैं, वो ये कहा था कि मुझे वो करना, इसके मत पर रखना, तो वो सारी बातें इसके अंदर है भाई, बहुत ही गजब की। अब अपन एक बार क्या करते हैं कि अपना देख लेते हैं, वो तो पाठ का सार तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अपन इसका देखते हैं गद्यांश। पाठ का सार समझ में आ गया। वो पहलवान, ये कुल मिला के पहलवान की मृत्यु राजा के बेटे की वजह से हुई है। उसने वहाँ से निकाला तो फिर ये इनके खान पीन को नहीं मिल पाया, पौष्टिक खाना नहीं मिल पाया, तो दोनों बेटे मर गए और खुद मर गया। ठीक है, और अब थोड़ा अपन गद्यांश देखते हैं। ये है पहला वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगुनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा दोनों पहलवान के बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है उसका। मतलब कुछ देखो, पहले बेटे मर गए, कुछ दिनों बाद खुद की मृत्यु हुई थी, लेकिन एक दिन ढोलक नहीं बजाई जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद में वापस फिर ढोलक बजाने लगा, तो लोगों में खुशी मिली। और लेकिन खुशी के साथ में ये भी देखा कि इसका कलेजा देखो 1.5 हाथ का कलेजा है, कि दोनों बेटे मर गए फिर भी ढोल बजा रहा है। 4-5 दिन बाद रात को ढोलक की आवाज़ फिर नहीं आई। 4-5 दिन आई, फिर 4-5 दिन बाद टूट गया था वो एक तरीके से। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों, कुछ दिलेर मतलब चाहने वाले, किंतु रुग्ण शिष्य, रुग्ण मतलब गला बैठ गया रोते हुए, सुबह सुबह प्रातःकाल जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। ठीक है, मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाने समय ढोलक बजा देना, और आगे में बोल नहीं पाए शिष्य। ठीक है, अपने गुरु के बारे में बोल रहे थे, कहे भाई मुझे ऐसा मत सुलाना चिता के ऊपर, क्योंकि अपने हिंदू धर्म में अपन डेड बॉडी को मतलब आग में देते हैं, तो इसने आहुति जब देते हैं, बोले तो मुझे पेट के बल सुना, चित मत करना, क्योंकि ज़िंदगी में किसी चित नहीं हुआ और मैं चित नहीं होना चाहता। ठीक है, ये चीज़ अपने शिष्य को कहते हैं बॉडी को देख के। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत गद्यांश। आपको बताइए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक 12 भाग 2 में संकलित पाठ पहलवान की ढोलक से लिया गया है, जिसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु है। प्रसंग प्रस्तुत अंश या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक लुट्टन पहलवान के दोनों पुत्रों की मृत्यु और पहलवान के धैर्य का परिचय करा रहे हैं, नो डाउट। व्याख्या देख लेते हैं। पहलवान के दोनों बेटे बीमार हो गए,
चिकित्सा के अभाव में दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। पहलवान दोनों बेटों के शव कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। लोगों को पता चला तो बड़ा दुख हुआ। लोगों को लगा कि अब पहलवान टूट जाएगा, ढोलक बजना बंद हो जाएगा, किंतु रात में पहलवान की ढोलक की आवाज़ सदा की तरह बजने लगी। यह देखकर गांव के निराश हताश लोगों में हिम्मत दूनी हो गई। गांव के दुखी माता पिता कहने लगे कि देखो, लुट्टन के दोनों पहलवान बेटों की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका साहस तो देखो, जरा भी मन व्याकुल नहीं हुआ लुट्टन का। और ऐसा साहस और धैर्य कहाँ मिलेगा? 4-5 दिन ही बीते हैं अभी तो। फिर एक रात को ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। 4-5 दिन बाद में वो खुद भी चला गया। 4-5 दिन अपने आप को सहन कर पाया, बाद में फिर सहन नहीं कर पाया वो। और पहलवान के कुछ साहसी परंतु रोगी शिष्यों ने, ठीक है, सवेरे पहलवान के घर जाकर देखा कि पहलवान का शव चित पड़ा हुआ था। एक शिष्य आंसू पहुंचते हुए बोला कि गुरुजी, मतलब पहलवान कहा करते थे कि जब मर जाए तो चिता पर उसके शव को चित नहीं पेट के बल सुलाया जाए, ठीक है। और वे जिंदगी में कभी किसी पहलवान के हाथों चित नहीं हुए। उनकी भाई कुश्ती में चित होते हैं ना, ये अर्थ ही कहते हैं कि चित हो गया मतलब कुश्ती हार गया, लेकिन वो कभी चित हुए ही नहीं, इसलिए ये समझ सुलाना बोले मुझे। तो उनकी चिता को आग लगाते समय ढोलक भी बजा दी जाए। उसने कहा था भाई मेरी आग लगाओ तो ढोलक बजा देना। तो इतना कहते कहते शिष्य का गला भर आया और वह आगे कुछ नहीं बोल पाया। तो मतलब वही अभी जो अपने गद्यांश पढ़ा उसको अपने ओन शब्दों में लिखा है। मेरे हिसाब से पाठ का सार पढ़ने के बाद में आपको ये सारी चीज़ें इजी लग रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विशेष क्या है, एक साहसी पहलवान ने एक पहलवान जैसी शान के साथ मरना चाहा। लेखक ने कहानी द्वारा एक धुन के पक्के दुस्साहसी चरित्र को मूर्तिमान किया है। भाषा सीधी सरल व सहज है, ठीक है। तो ये वेरी इजी है जो अपन ने देखा। बहुत गजब का ये चैप्टर है हिम्मत वाला जो अपन ने पढ़ा, पाठ का सार भी देख लिया। अब अपन देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, अब गद्यांश मैंने एक ही लिया है, अब क्वेश्चन आंसर 4-5 लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आने के पूरे चांस है। तो देखते हैं कि ढोलक की थाप मृत गांव में किस प्रकार संजीवनी भरती थी। पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर लिखो, ठीक है। मतलब ये जो ढोलक की थाप या आवाज थी वो मृत गांव, एक तरीके से मरा सा सारे बीमार थे, उसमें हिम्मत या संजीवनी का काम क्या, संजीवनी बूटी होती है भगवान के लिए, भगवान हनुमान जी लेके आए थे श्री राम के लिए, तो वे वही वाली संजीवनी कैसे भरती है, हिम्मत कैसे भरती है, बताओ पाठ के आधार पर। तो ढोलक की आवाज़ से रात का सन्नाटा और भय कम होता था। गांव में महामारी से पीड़ित अधमरे से लोगों की नसों में एक उत्तेजना सी फैल जाती थी। बच्चे बूढ़े जवान सबकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य और उत्साह नाचने लगता था। यद्यपि मरने वाले रोगी मौत से बच नहीं पाते थे, लेकिन थोड़ी हिम्मत तो आती थी। जो 2 दिन मर जाता वो 4 दिन तो जीता, ये चीज़ है। लेकिन उनके मन में जीते जी मौत का जो भय था वो सताना बंद कर देता था, एक तरीके से हिम्मत इतनी दे देता था वो ढोलक की आवाज़। तो इस आधार पर वे आराम से मर सकते थे। इस प्रकार ढोलक की थाप उनके जीवन के कष्ट को कम करने में सहायक होकर संजीवनी भर। देखो एक बात है, कहता ना हिम्मत रखो, अगर थोड़ी बहुत हिम्मत है तो इंसान जल्दी नहीं मरता है। ये चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि सारे सांपों में जहर नहीं होता, लेकिन सांप को देख के लोग कलेजा फट जाता है, अगर इसने तो मुझे काट लिया। तो हिम्मत अगर जिसमें होती है, सांप काटने से मरते भी नहीं इंसान। 99% सांप जहरीले नहीं होते, 1% ही होते हैं। तो ये सारी बातें वही वाली चीज़, यहाँ पर हिम्मत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगला है कि पहलवान की ढोलक कहानी के प्रमुख पात्र पहलवान के चरित्र प्रकाश डालिए या फिर पहलवान की चारित्रिक विशेषताएं बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहलवान की चारित्रिक विशेषताएं आपके पूछी जा सकती है कि पहलवान का नाम लुट्टन सिंह था, यस। तो पहलवान लुट्टन सिंह ने ढोलक की आवाज से प्रेरित होकर चांद सिंह नामक पहलवान को हरा दिया था। राजा ने उसकी वीरता से प्रभावित होकर अपने दरबार में उसे रख लिया, ठीक है। पहलवान बड़ा ही साहसी, हिम्मत वाला व धैर्यवान था। गांव में फैली बीमारी में भी वह ढोलक की तान से जीवंतता भर देता था, हिम्मत भर देता था लोगों में। उसकी ढोलक की तान इस सारी विपत्तियों को मानो चुनौती देती थी, ठीक है, तथा भीषण समय में गांव वालों में संयम व धैर्य प्रदान करती थी, हिम्मत देती थी। पहलवान ढोलक को ही अपना गुरु मानते थे। स्पष्ट होता है कि पहलवान निर्भीक था, धैर्यवान था, साहसी था, हिम्मती था तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था।
इसमें कोई डाउट नहीं है। ये पहलवान का प्रकाश अपन मतलब पहलवान की चारित्रिक विशेषता प्रकाश डाला, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो आपको देखना है, क्योंकि पाठ का सार पढ़ने के बाद में कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा, आपको वेरी इजी लगेगा। पहलवान की ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी। ये क्वेश्चन उस पहले जैसा ही है, लेकिन मैंने जानबूझ के फिर से लिया है कि ऐसा भी आए तो बात वही है कि लुटन पहलवान का ढोल से गहरा रिश्ता था। ढोल की आवाज उसे जीने तथा संघर्ष करने की प्रेरणा देती थी। गांव में महामारी फैली थी, चारों तरफ सन्नाटा और उदासी थी। मतलब इसको आप है ना ऐसा भी लिख सकते हो, ये ज्यादा बढ़िया है, और इसमें से कोई एक दो लाइन जोड़ दो तो भी बात है कि पहला और तीसरा सेम ही है, बस थोड़ा बहुत आगे पीछे फर्क पड़ जाए तो वो भी अपन देख लेंगे कि ढोल की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ती थी, मृत्यु की ओर बढ़ते रोगियों को हिम्मत बांधती थी। जब लुट्टन के दोनों जवान बेटे मरे तो अपने मन की उदासी और सूनापन दूर करने के लिए रात भर ढोलक बजाता रहा। ये वाली चीज है, ठीक है। और पहलवान की ढोलक कहानी क्या संदेश देती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सारे इंपॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन में लिए ज्यादा लिए नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, बट देख लेते हैं कि पहलवान की ढोलक, इस कहानी में कहानीकार ने कला का स्वतंत्र मूल्य होने का संदेश दिया है। कलाकार कभी भी प्रमुखापेक्षी नहीं होता। मतलब बताऊं कहना क्या चाह रहा है कि पहलवान की ढोलक कहानी में जो कहानीकार है वो कला का मतलब है जैसे ढोल बजाना, ठीक है, कुश्ती में पहलवानी करना और जीतना। ये है कि मूल्य होने का, स्वतंत्र मूल्य होने का संदेश दिया। सबने मना किया फिर भी पहलवानी करी और अपने बेटे चले गए, हिम्मत के साथ ढोल बजाया लोगों के लिए। तो ये जो है कलाकार कभी भी प्रमुखापेक्षी नहीं होता, कभी मुख मोड़ने वाला नहीं होता, अपना काम बखूबी करता है, हिम्मत के साथ करता है। मानवता की साधना करने तथा जीवन सौंदर्य की रक्षा के लिए कला की प्रासंगिकता बनाए रखना कलाकार के साथ ही समाज के सभी जनों का भी कर्तव्य होता है। देख लो, राजा था, राजा ने ये कर्तव्य समझा, उसकी गरीब था, उसको पहलवान बनाया। मतलब पहलवान तो खैर पहले से था, लेकिन उसके हष्टपुष्टपना दिखाया, उसको खाना पीना दिया, उसके बेटों को भी पहलवान बना देगा उसके साथ राजा के दरबार रहने से। लेकिन वो राजा का बेटा जैसे आता है उनको भगा देता है, इससे फिर दोनों बेटे मर जाते हैं, खुद मर जाता है। तो ये चीज़ें तो खैर रही, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, अगर कोई ऐसा है तो उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए, ठीक है। और अगला क्या है कि कहानी के प्रमुख पात्र लुट्टन के चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं। आपको चरित्र का कौन सा गुण है ना वो सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12th के लेवल का क्वेश्चन है। पहली बात तो ये आपको ये कह रहा है कि अपने वैसे लुट्टन की चारित्रिक विशेषता भी पढ़ ली, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट कौन सी लगती है। तो लुट्टन एक स्वावलंबी, आकर्षक, कदकाठी वाला, साहसी युवक था। हट्टा कट्टा तो था ही था, और स्वावलंबी मतलब खुद के दम पे काम करता था, मेहनत से खाता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सभी गुण उसे लोकप्रियता और आकर्षण का पात्र बनाते हैं। लेकिन मुझे, मतलब अपने ऊपर लेना है आपको, लेकिन मुझे उसका धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार है, भाई इतना हट्टा कट्टा है, सामना किसी से नहीं करता, धैर्य रखता, हिम्मत के साथ काम करता। दोनों बेटे चले गए फिर भी हिम्मत रखी, ठीक है, और सहानुभूतिपूर्ण रहा। राजा के बेटे दरबार से निकाल दिया, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक प्रभावित करता है, मतलब उसका धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार है वो सबसे अधिक प्रभावित करता है। उसके इन गुणों का चरम उत्कर्ष तब देखने को मिलता है जब उसके दोनों जवान बेटों की मृत्यु हो जाती है और विचलित हुए बिना गांव के पीड़ित लोगों में पूरी रात ढोल बजाकर मृत्यु का सामना करने का साहस उत्पन्न करता रहता है। ये वाली बात हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, प्रभावित करती है, ठीक है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी अगर आ जाए तो ये भी लिख देना। आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन सिंह एक ऐसा पात्र है जो आरंभ से लेकर मृत्यु पर्यंत, जब से उसकी मृत्यु पर्यंत जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है। कैसे समझाइए? बिल्कुल कि लुट्टन सिंह का चरित्र जीवट और जिजीविषा का अद्भुत दस्तावेज है। कैसे? मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए वो जिंदगी भर तरस रहा है। अनाथ होने पर भी वह आत्मबल से बिना किसी मार्गदर्शक के पहलवानी सीखता है, बिना किसी मार्गदर्शन के। सिर्फ दूध पीता था और ऐसे ही पहलवानी करता, शरीर हट्टा बन गया। शेर के बच्चे को चुनौती देता है और कुश्ती में हराता है, बिना कोई सिखाए, दाव पे सिखाए, खुद ही अपने आप करता है। अपने क्षेत्र का नामी पहलवान बन जाता है। राज संरक्षण समाप्त होने पर गांव में आकर युवकों को कुश्ती लड़ना सिखाता है। महामारी फैलने पर गांव वालों को ढोलक बजाकर
उससे लड़ने की शक्ति देता है, अपने पुत्रों के मरने पर भी हिम्मत नहीं हारता और मृत्यु पर्यंत साहस के साथ जीवन बिताता है। तो ये था भाई चैप्टर, बहुत ही शानदार कैप्सूल अपना हो गया चौथा। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, कोई और डाउट रह गया हो, छोटी मोटी मिस्टेक रह गई तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। आज मैंने गद्यांश 2 की बजाय 1 ही रखा है क्योंकि यही मुझे मोस्ट लगा, बाकी लगा नहीं। क्वेश्चन आंसर भी कम ही रखे हैं, बाकी पार्ट का सार अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार, इस क्लास को कभी मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। आधा घंटा अगर आप नहीं दे सकते 80 नंबर को तो फिर आपकी कमजोरी हो जाएगी वो, इसलिए सुबह सुबह का आधा घंटा परमानेंट 7 या 7:30 दे के ही स्कूल जाया करो, ये आपको प्रॉमिस करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले कैप्सूल नंबर 5 के साथ में, ठीक है। ओके।